कि नो नो डाउट, नो डाउट कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो आइडिया है बेसिक कंजम्पशन का, ये कंजम्पशन हमको जो इसके चार्वाक पीछे के ऊपर है ना, और ज्यादा ग्रंथ या पढ़ने को इतना मन नहीं मिल पाता है क्योंकि ये बहुत ही एंशिएंट है। तो आप ये इसका मतलब ये है क्या कि ये जो और षट दर्शन और जैन और बुद्धिज्म दर्शन है उससे भी बहुत पहले ये दर्शन आया था, इसीलिए इसकी अवेलेबिलिटी कम है? जैसा चारवाक कह रहे हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम पित्वा घितम पीवेत भस्म भूतस्य देहा पुनरागमा कुत। क्या है मतलब? हम लोग धरती पे आते हैं तो पहले तो हमें इस मटेरियल दुनिया से ही डील करना पड़ता है। हमें अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करनी पड़ती है और इतना सोचने का टाइम भी नहीं होता है कि हम एक्चुअल जो ट्रुथ है उसके बारे में जाने, या क्यों वो जो हायर क्वेश्चंस हैं वो उसकी तरफ जाते ही नहीं है। जो कि और जो षट दर्शन है वो इसके बारे में ही बात करते हैं कि क्या था ऐसे दर्शन में, इस दर्शन में, इस आइडिया में जो बुरी चीजों को खत्म कर देता, असुरों को खत्म कर देता, वो था यावत जीवे सुखम जीवे। सतीश जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट रेडियो शो विद रिंकी। कैसे हो आप? थैंक यू राधा जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। जैसे कि आज होगा चारवाक फिलॉसफी पे हम बात करेंगे कि चारवाक फिलॉसफी होता क्या है, उसके बारे में और डिटेल में, ये कैसा दर्शन है, क्यों इतना ये अभी इन दीज डेज है ना ये काफ़ी फेमस हो चुका है। फेमस इन द सेंस कि है ना जो आजकल की लाइफस्टाइल है ना वो थोड़ी सी ना सिमिलर होती जा रही है चारवाक फिलॉसफी की। अगर हम जाने कि जो भी चारवाक फिलॉसफी में बोला जाता है वो आजकल ह्यूमंस है ना वैसी लाइफस्टाइल थोड़ा सा अपना रहे हैं। तो ये क्या है फिलॉसफी? कोई एक ऐसे ही बना दिया गया है या कुछ इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो उसके बारे में आपसे जानेंगे हम आज। तो स्टार्ट करिए कि क्या है ये चारवाक फिलॉसफी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, पूरा स्टार्टिंग से हम लोग समझना चाहेंगे। बिल्कुल। चारवाक फिलॉसफी इंडिया के एसेंट जो एंशिएंट फिलॉसफीज हैं उनमें से एक है। जैसा आपने कहा कि आज के दिनों में ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो रहा है क्योंकि हम सबकी लाइफ स्टाइल उसी तरीके से, तो उसी शब्द जब मैं यूज कर रहा हूं तो किस तरीके से, जैसा चारवाक कह रहे हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम पित्वा घितम पीवेत भस्म भूतस्य देहा पुनरागमा कुत। क्या है मतलब कि जब तक आपको जीना है तब तक आप सुखपूर्वक जीजिए। ऋणम कृत्वा घितम पीवेत, सुखपूर्वक अगर आपको जीना है तो सुख कैसे मिलता है? सुख साधनों से मिलता है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग है चारवाक। तो साधन जो कैसे मिलेंगे, उसके लिए रिसोर्स की जरूरत पड़े। तो जो यहाँ घी शब्द यूज हो रहा है वो लग्जरियस लाइफ के लिए यूज हो रहा है। वो आपके पास अगर अवेलेबल नहीं तो क्या कीजिए, आप ऋण ले लीजिए, बोरो कर लीजिए। तो बोरो कर लेंगे तो वापस भी करना पड़ेगा। अगर वापस नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें पाप लगेगा। ये कहते हैं नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग पाप पुण्य में विश्वास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मान्यता क्या थी कि अगर हम किसी का ऋण लिए हुए हैं, इस जन्म में नहीं उसको दे रहे तो उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, हमें उसे देना पड़ेगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, ये शरीर जो है वो भस्म भूतस्य है, नाशवान है, एक बार जल जाएगी उसके बाद नहीं आएगा। ये जो विचार है कि जीवन हमेशा सुखपूर्ण होना चाहिए, सुख ही हमारे जीवन का आधार है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये बहुत ही प्रासंगिक है हर काल में आज भी। तो चीजें चेंज क्या होती, पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, हमने मॉरल कॉन्सेप्ट्स बनाए, हमने सोसाइटी बनाई, हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिससे सब कोई सुखी हो सके।
जो चार्वाक फिलॉसफी है, एंशिएंट में अगर हम देखें तो उसके पीछे कथा मिलती है, एक कहानी मिलती है, जो कई बार ऐसा कहा जाता है कि चार्वाक को कमतर दिखाने के लिए उसको प्रस्तुत किया गया, लेकिन कथा शिव महापुराण में मिलती है। सामान्यतः लोग इस बात से परिचित हैं कि भारतीय चिंतन परंपरा में दो तरीके की शक्तियां मानी गई हैं, आसुरी शक्तियां और दैव शक्ति, देवता और असुर। दोनों के अपने गुरु भी। देवताओं के गुरु को बृहस्पति कहा जाता है और असुरों के गुरु को शुक्राचार्य कहा। तो ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी पर देवासुर संग्राम चल रहा था और देवता असुरों से हार रहे थे, तो बृहस्पति ने एक ऐसी युक्ति बनाई कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे असुरों का विनाश हो जाए। जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य तपस्या करने गए हैं और वो अनुपस्थित हैं, तो देव गुरु बृहस्पति शुक्राचार्य का वेश धारण कर कर असुरों के मध्य आते हैं और वो जिस फिलॉसफी को, जिस आइडिया को प्रोपगेट करते हैं, उन्हें बताते हैं, वो आइडिया ही चार्वाक फिलॉसफी के नाम से जाना गया। ऐसा एक कथा है। ये जो पौराणिक कथाएं हैं, भारतीय चिंतन परंपरा में ये बात मानी गई है कि ये पूरा जो सिस्टम है, जो ज्ञान है, उसे जन सामान्य तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। ज्ञान को समझने के लिए एक बौद्धिक स्तर चाहिए। सबके पास एब्सोल्यूट नॉलेज जो कि वेदों में है, वो सबके समझने की क्षमता की से बाहर है, क्योंकि वो उसके लिए एक हाई लेवल इंटेलेक्चुअलिटी डिमांड करती है। अब उसको समझाने के लिए कथा कहानियों का प्रयोग किया गया, जिसके लिए महाकाव्यों की रचना हुई, जिसके लिए पौराणिक ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें कहानियों के स्टोरीज के माध्यम से सिमिलर नॉलेज को यहाँ प्रेजेंट किया। तो ये जो कहानी है देवासुर, मतलब जो इंडिविजुअल में, हमारे पास जो इंडिविजुअल है वहां पर और ग्रुप सोसाइटी में भी दो तरीके की शक्तियां हैं, एक अच्छी है, एक बुरी है, उनमें संघर्ष चलता है। इंडिविजुअल लेवल पर भी ये होता है। अब होता क्या है कि कई बार जब हमें कुछ बुरा करने का मन कर रहा होता है, हमें बुरी शक्तियों को ज्यादा, जब भी हम कोई बैड हैबिट्स फॉलो करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से हो जाती है और हमेशा वो जीतती नजर आती है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे टीचर्स ऐसा सिखाते हैं कि ठीक है, जो बुरी हैबिट्स आप फॉलो कर रहे हैं, तो बुरी हैबिट्स को भी क्या करना है, उसी फॉर्म में, अच्छी हैबिट्स को बुरी हैबिट्स के फॉर्म में आप प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे आपको औषधि लेनी है, औषधि कड़वी है, तो क्या किया, उसको हमने शहद के साथ खा लिया। तो उसी तरीके से प्रतीकात्मक रूप में देवगुरु बृहस्पति जाते हैं और जो हमारी बुरी चीजें हैं उनको एक ऐसे सिस्टम में तैयार करते हैं कि वो खत्म हो जाए। तो क्या था ऐसे दर्शन में, इस दर्शन में, इस आइडिया में जो बुरी चीजों को खत्म कर देता, असुरों को खत्म कर देता, वो था यावत जीवे सुखम जीवे। जब हर कोई सुखपूर्वक जीवन जीने की इच्छा करने लगेगा और उसका टूल ऋणम कृत्वा घितम पीबेत, दूसरे को मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हम दूसरे को बेवकूफ बनाकर अगर या उससे वारो कर कर ही इंजॉय करना सोचने लगेंगे, हर कोई यही सोचने लगेगा, तो एट द एंड क्या होगा, आपस में ही लोग लड़ेंगे और खत्म हो जाएगा। तो एज ए सोसाइटी ये जरूरी है वहां कॉपरेशन हो, वहां सेक्रीफाइस हो, त्याग हो। हम चीजों को त्यागते हैं, ग्रुप में एक आनंद है, लेकिन उस ग्रुप के वजह से ही
असुर देवता से जीत जाते थे। तो बृहस्पति ने एक ऐसा दर्शन दिया कि वो आपस में ही अधिकतम सुख की चाह में आपस में ही लड़कर खत्म। ये चीजें निकल कर आई और ये दर्शन इस रूप में प्रसिद्ध होता है। कुछ और कहानियां और कथाएं मिलती हैं जिससे इस दर्शन के उद्भव की बात है। कुछ लोग ये मानते हैं कि चार्वाक नामक कोई ऋषि था जिसने ये दर्शन प्रोपोगेट किया। तो इसका नाम चार्वाक क्यों पड़ा, इसकी भी दिलचस्प कहानी। इसको लेकर भी लोगों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि चारुवाक, चारु बोलते हैं सुंदर, वाक मतलब शब्द। इसकी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी प्रिय लगती हैं, इसलिए इसे चारुवाक कहा गया। ये बातें कर्ण प्रिय हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई सुखपूर्वक जियो, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दूसरे से उधार ले लो, एंजॉय करो, सब चीजें नष्ट हो जाएंगी। लेकिन दिलचस्प बात एक और आती है कि ये इंडिया के सबसे प्राचीन दर्शनों में से, सबसे प्राचीन दार्शनिक विचारधाराओं में से है। ये कोई नई विचारधारा नहीं, लेकिन हमारे पास इसके कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं, कोई टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है जिससे हम इसके बारे में जान पाए। फिर कैसे पता चलता है, हम कैसे जानते हैं चार्वाक जैसी कोई विचारधारा थी? जो दूसरे विचारक हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो इस आइडियोलॉजी की आलोचना करते हैं, इस विचार की आलोचना करते हैं। तो कहीं कहीं वो लोकायत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं कहीं वो चार्वाक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इस दर्शन में। कुछ विद्वानों में इस बात को लेकर मतभेद है कि लोकायत और चार्वाक एक थे कि नहीं, लेकिन सामान्यतः यह माना जाता है कि चार्वाक और लोकायत दोनों एक ही दर्शन हैं, दोनों अलग अलग दर्शन नहीं। इस रूप में ये सारी चीजें उपलब्ध। अब बात यह है कि ये ग्रंथ इसके उपलब्ध क्यों नहीं? नहीं, इसका एक लोकायत मतलब क्या होता है वैसे? लोकायत, लोक मतलब ये संसार, अच्छा, मटेरियल, जो केवल इसी संसार में विश्वास करे, who doesn't believe the existence of other world, जो कोई भी दूसरे संसार की में विश्वास न करे, वो लोकायत है। ये लोग कहते हैं प्रत्यक्षमेव एकम प्रमाणम, परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, कि हम केवल उसी चीज के अस्तित्व को मानेंगे जो हमें परसीव हो रहा है। इट मींस कि जो हमें थ्रू द सेंस ऑर्गन, जिसको हम जान पाते हैं। ये एक आइडिया था। मतलब अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं आपका होल अभी तक जो आपने बताया, तो चार्वाक जो है वो बेसिकली जैसे और दर्शन आत्माओं पे विश्वास करते हैं और जो वेदास की टीचिंग्स हैं उस पे विश्वास करते हैं। चार्वाक फिलॉसफी इन सब चीज़ों पे नहीं विश्वास करता, इसीलिए इसको एक नास्तिक दर्शन भी बोला जाता है। जो कि हमारे जो 9 दर्शन हैं उसमें से जो 6 दर्शन आस्तिक होते हैं और 3 दर्शन को नास्तिक बोलते हैं, उस कैटेगरी में वो आता है। और आपने बताया कि ये लोकायत के नाम से भी फेमस है ओनली बिकॉज कि जो लोकायत होते हैं वो मटेरियल, जो अभी हमारी यहाँ की जो दुनिया है वो उसमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और प्रत्यक्ष जो उनको एविडेंसेस जो सेंसेस के थ्रू जाना जा सकता है वो जब तक मिलता रहता है उसी पे विश्वास करते हैं। जैसे और भी वेज होते हैं ना, लॉजिक और भी लगा सकते हैं, जैसे कि एक होता है उपाय, उपमान, उपमान, सेवरल अदर वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के फॉर्म में, जो इसे हम प्रमाणा कहते हैं। प्रमाण जो है वो और भी माने जाते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शाब्द है, उपमान है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, ऐसे बहुत सारे और प्रमाण स्वीकार किए गए हैं विभिन्न दर्शनों। हाँ, लेकिन चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण पे ही विश्वास रखता है। जी, अच्छा। तो अभी जो हमारी मटेरियल और नेचुरल साइंसेज है वो भी परसेप्शन को ही सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। अच्छा। वो परसेप्शन केवल हमारे जो ऑर्डिनरी सेंस ऑर्गन्स हैं वहीं तक बेस्ड नहीं है। उन्होंने सेंस ऑर्गन्स के कैपेसिटी को बिल्ड किया है। जैसे अगर हम माइक्रोस्कोप हमने बनाया, हमने टेलीस्कोप बनाया, तो उसने केवल हमारी जो सेंस ऑर्गन आई है उसकी कैपेसिटी को बिल्ड किया। उसने उस कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। बट अभी भी
जो नेचुरल साइंस है, जो किसी भी ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जिसे हम वेरीफाई न कर थ्रू द एक्सटेंडेड सेंस ऑर्गन। जो टूल्स हमने बनाए हैं वो एक्सटेंडेड सेंस ऑर्गन्स हैं, उसके थ्रू जब हम वेरीफाई कर पाते हैं तो उसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो चारवाक यही बातें कर रहे हैं। तो चारवाक के साथ एक बात और भी है कि उनके ग्रंथ क्यों उपलब्ध नहीं है, उन्होंने बुक्स उनकी अवेलेबल क्यों नहीं। तो मुझे ये लगता है कि उनकी जैसी फिलॉसफी रही है, उनके जैसा चिंतन रहा है, वो उन्होंने बुक लिखी ही नहीं हो। वो इस बात को लेकर कंसर्न नहीं है बहुत ज्यादा कि अगर आप हमारी बात में को हमको सुनना है, जानना, तो आप आइए, हमें तो एंजॉय करना है। हमें ये कंसर्न नहीं है कि दूसरे भी एंजॉय करें। अगर सभी एंजॉय करने लगेंगे तो हमारे में हर्डल क्रिएट होगा ना। अगर हर कोई आइडियोलॉजी मानने लगेगा कि ऋण लेके घी पीना है, तो ऋण हमें देने वाला कौन होगा? So true. और तो वो इस फिलॉसफी को बहुत ज्यादा प्रोपगेट करने, उसे सिस्टमेटाइज करने में बहुत बिलीव नहीं कर रहे होंगे, शायद इसलिए उन्होंने नहीं लिखा हो। बट ऐसे लोग रहे होंगे, बहुत इन्फ्लुएंसिव रहे होंगे, तभी जो उस समय के मेजर फिलॉसफीज हैं, सारी फिलॉसफर्स ने इनको क्रिटिसाइज किया है। भारतीय चिंतन परंपरा में दर्शन में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का एक प्रोसेस होता है बुक लिखने का। पूर्व पक्ष मीन्स जिसको हम क्रिटिसाइज करने जा रहे हैं, जिसके आइडिया को रिफ्यूट करने जा रहे हैं, पहले उसके आइडिया को बताते हैं कि वो क्या करता है, उसके बाद उसको रिफ्यूट करते हैं। तो पूर्व पक्ष के रूप में ही हमें इस आइडिया के बारे में जानकारी मिलती है कि चारवाक नामक दर्शन है, वो क्या क्या मानते हैं, वो आइडिया मिलता है। भारतीय चिंतन परंपराओं में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ स्वीकार किए गए। एक मनुष्य को अपने जीवन में चारों पुरुषार्थों के लिए प्रयास कर, लेकिन चारवाक दर्शन केवल 2 पुरुषार्थ मान, अर्थ और काम। मीनिंग एंड अर्थ में हाँ, अर्थ मीन्स हो गया रिसोर्स, जिससे हम क्या कर पाए, काम को फुलफिल कर पाए, जो हमारी डिजायर्स हैं उसे फुलफिल कर पाए। उसका उनके लिए परम पुरुषार्थ क्या है, काम, भोग, और उस भोग के लिए हमें अर्थ चाहिए। तो उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन, धर्म नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन। वो कहते हैं कि अगर आप चोरी भी करते हो या आप कोई भी दूसरा हत्या भी कर देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको राजा से बचना है, क्योंकि राजा के पास पावर है, वो आपको जेल में डाल देगा तो आप फिर सुख नहीं भोग पाइएगा। तो इसलिए आपको राजा से बचना। अगर आप राजा से बच गए तो फिर इस संसार के बाहर कोई आपको दंड देने वाला नहीं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं इतनी चालाकी से, इतनी चतुराई से कीजिए कि आप बच जाइए बस। तो आज के संसार में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान्य व्यवहार कैसा हो रहा है कि हम क्राइम करें, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्राइम पकड़ा न जाए। इन जनरल हमारे बिलीफ इसी तरीके से होती है। यूटिलिटी की बात है, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, आप जिस भूमि से अभी हैं, यूटिलिटरिज्म, उपयोगितावाद, अमेरिका के बहुत उसके डेवलपमेंट में भी इसका, इस आइडियोलॉजी का बड़ा रोल रहा है। बट ये बहुत पहले यूटिलिटी की बात चारवाक दर्शन कर, कि जो आपके लिए यूजफुल है उसको यूज कीजिए, जब तक यूजफुल है तब तक वो आपका, बाकी फिर यूज एंड थ्रो। विलियम जेम्स जैसे, पियर्स जैसे जो स्कॉलर्स हुए, जिससे इन्फ्लुएंस हुआ अमेरिका, और उसने जो मटेरियल वर्ल्ड के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो कई बार हम चारवाकियों को एज ए इनमोरल फॉर्म में देखने लगते हैं, उनकी आलोचना करने लगते हैं। ज्यादातर उनकी आलोचना ही की गई। जाहिर सी बात है, जो भारतीय चिंतन परंपरा रहा, उनका जो लक्ष्य रहा है, उसमें ये बाधक है। इस तरीके के विचार हमेशा बाधक होंगे, क्योंकि भारतीय चिंतन परंपरा ये मानती रही है कि हमें अपने स्वरूप को जानना है, हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त। वो ये मानते हैं कि भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं से हमें सुख नहीं मिल सकता,
क्योंकि योग सूत्र में कहा गया अनुकूल रागा सुखा, प्रतिकूल रागा दुखा। वो डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज हैप्पीनेस एंड व्हाट इज सैडनेस। सुख क्या है? तो कहते जो आप जैसा चाह रहे हैं, जब चीजें वैसी होती हैं तो वो सुख है, अनुकूल राग। जैसा आप नहीं चाह रहे हैं, जब वैसी चीजें होती हैं तो प्रतिकूल राग हो गया, तो वह दुख हो जाता है। तो अनुकूल राग ही सुख है। इसके लिए कोई दूसरे बाह्य संसार की जरूरत नहीं है, बाहर की वस्तुओं की जरूरत नहीं है सुख होने के लिए। कोई भी चीज उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी का फोन आता है, कई बार हम सुखी हो जाते हैं, हमको अच्छा लगता हो, मम्मी का फोन आ गया, लाओ बात कर लेते हैं। अभी मान लीजिए मीटिंग कर, अभी थोड़ी देर पहले मेरे कॉल पर एक कॉल आ रहा था मेरे एक फ्रेंड का। अब मैं अभी नहीं चाह रहा हूं कि वो कॉल आए, तो जैसे वो कॉल आया तो उसने मुझे दुखी कर दिया कि अरे यार तू बार बार कर रहा, मैंने 2 बार काटा। तो ऐसा नहीं कि उसकी कॉल ने मुझे दुखी किया, अभी मैं कॉल रिसीव नहीं करना चाह रहा हूं इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। और अगर मैं अभी खाली बैठा होता, मैं चाह रहा होता कि उसका फोन आ जाए, फोन आ जाता तो मैं तुरंत खुशी हो जाता। अपने आप में मेरे मित्र का या किसी भी व्यक्ति का कॉल आना अपने आप में सुखद या दुखद नहीं है। उस समय हम उस कॉल को चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, वो सुखद दुखद बनाता है। जो आइडिया है चार्वाक फिलॉसफी का कि सुख हमें हमेशा बाह्य वस्तु से मिलेगा, वो कहते हैं कि कामिनी, जो कंचन कामिनी, मतलब रिसोर्स के फॉर्म में कंचन बोलते हैं सोना को, कामिनी बोलते हैं सुंदर स्त्री। तो सुरापान मीन्स कंज्यूमिंग अल्कोहल, गुड वाइन, और शेयरिंग बेड विद द ब्यूटीफुल वोमेन, यही दुनिया का सबसे बड़ा सुख। ये उनका ये एम है, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो आइडिया ऑफ योग में आइडिया ऑफ हैप्पीनेस है वो बिल्कुल डिफर कर रहा है। वो तो ये कह रहा है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि एक ब्यूटीफुल फीमेल भी अवेलेबल हो, वाइन भी अवेलेबल हो, और आप उसको कंज्यूम भी कर रहे हो और आप हैप्पी ना हो। तो उस समय आप उसे नहीं करना चाह रहे, आप दुखी हो। अगर आपके मन में उसे जबरदस्ती अगर आपको वो चीजें दी जा रही हो तो आप खुद से नहीं हो सकते उसी चीज से। तो सुख और दुख वो आपके मन पे निर्भर करता है, आउटर वर्ल्ड पे नहीं। इट इज द बहुत ज्यादा ये इनर है, आउटर नहीं। तो उस फॉर्म में इसको जो है रिजेक्ट किया गया, इसे डिनायल किया गया कि ये ठीक नहीं है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे भारतीय चिंतन। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई, टेक्नोलॉजीज निकल के आई, उसने ह्यूमन लाइफ को बहुत इजी कर दिया। तो ये माना गया कि जो ह्यूमन लाइफ इजी हुई है यही सुख है, और हम इसे और इजी बना सकते हैं, और इसे हम जितना इजी बना पाएंगे उतना ही हम अपने जीवन को सुखद बनाते चले जाए। और कोई दूसरा तरीका नहीं है जीवन को सुखद बनाने का, सुख को प्राप्त करने का कोई दूसरा आउटर वर्ल्ड में कुछ नहीं, सब इनर में ही है। इस तरीके वाला जो आइडिया था कि सब इनर में है आउटर में नहीं है, उसको रिजेक्ट किया गया जो मटेरियल डेवलपमेंट। हमारी कल्पनाएं थी कि हम हवा में उड़ सकते हैं, एक ऐसी मशीन बनाएगी जिससे हम हवा में उड़ने लगे। हमारी कल्पना थी कि हम दूर बैठे व्यक्ति से बात कर पाए, ऐसी मशीन बनाई गई जिससे हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को देखकर बात कर पा रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ इसने इस चीजों पर दृढ़ता लाई कि नहीं, सुख बाहर से आता है। और ये जो आइडिया चार्वाक ने दिया था उस चीज को पुष्ट करती हुई नजर आई। ये मेटलिस्टिक आइडिया डेवलप हुआ, ये आइडिया निकल के आया और आज बहुत रिलीवेंट हो जाता है।
लेकिन जब अभी रिसर्च और आगे बढ़ी है, तो ये जैसे रिसर्च आगे बढ़ी है, तो एक नया सिनारियो निकल के आ रहा है हमारे पास। अभी हम एनर्जी के फॉर्म में चीजों को देख रहे हैं। अब हम एनर्जी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्वांटम फिजिक्स जैसी चीजें आ रही हैं, उस पर रिसर्च हो रही है। तो हमें समझ में आ रहा है, जब जो फिजिक्स में पार्टिकल वेव्स डुअलिटी की बात हो रही है, इस तरीके के रिसर्च निकल के आए, तो अब ये चीजें हो रही हैं कि नहीं, सब कुछ मटेरियल है, इस पर डाउट उठ रहा है। और फिर से पूरे अर्थ पर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस पर रीथिंक कर रहे हैं। इस पर बहुत सारी बात हो रही कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, वो किस तरीके से हैप्पीनेस के लिए केमिकल कैसे रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कोई बाहर वस्तु नहीं है। डोपामाइन रिलीज हो रहा है, किसी को एक चीज से हो सकता है, किसी को दूसरे चीज से हो सकता है। सेम व्यक्ति को डोपामाइन सेम चीज लेने से रिलीज हो सकता है और दूसरे परिस्थिति में लेने से नहीं भी रिलीज हो सकता। तो इस तरीके की जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, बनी है, उसने चीजों को बिल्कुल चेंज किया है। तो यहाँ तो अभी चारवाक अपने आप में इनरिलेवेंट होते दिख रहा है। जी। तो जैसे आपने बताया ना कि हमें कोई भी इतने बुक्स अवेलेबल नहीं मिल पाते हैं, या इसके चारवाक के ऊपर है ना, और ज़्यादा ग्रंथ या पढ़ने को इतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये बहुत ही एंशिएंट है। तो आप ये, इसका मतलब ये है क्या कि ये जो और षट दर्शन और जैन और बुद्धिज्म दर्शन है, उससे भी बहुत पहले ये दर्शन आया था, इसीलिए इसकी अवेलेबिलिटी कम है? नहीं, एक्चुअली ये बात नहीं है। मतलब ये, हाँ, इसकी आलोचना बहुत पहले से हो रही है। ओह, अच्छा। इट मीन्स कि ये चली तो आ रही थी और हमेशा आलोचना हो रही है। हाँ। और बुक अवेलेबल ना होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि ये लोग बहुत माइनॉरिटी में रहे हों, जिस तरीके का कल्चर इंडिया रहा है, तो जो चारवाकी हो बहुत माइनॉरिटी में रहे हों, बाई फोर्सफुली उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे रहे हो, बुक्स लिखी रही हो, उनको पब्लिश ना करने दिया गया हो, उन्हें जला दिया गया हो, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं, एक तो इस तरीके का विद्वानों का मानना है, बट मुझे ये लगता है कि जिस तरीके की आइडियोलॉजी है, वो खुद ही बुक नहीं लिखे होंगे। हाँ, जैसे आपने बताया था। हाँ, वो अपने लाइफ जीने में बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। बट फिर यहाँ पे एक और चीज पूछना, तो यहाँ पे जैसे नॉर्मली भी जो इंसान आते हैं, जैसे हम लोग धरती पे आते हैं, तो पहले तो हमें इस मटेरियल दुनिया से ही डील करना पड़ता है। हमें अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करनी पड़ती है, और इतना सोचने का टाइम भी नहीं होता है कि हम एक्चुअल जो ट्रुथ है उसके बारे में जाने, या क्यों वो जो हायर क्वेश्चंस हैं वो उसकी तरफ जाते ही नहीं है। जो कि और जो षट दर्शन है वो इसके बारे में ही बात करते हैं कि द अल्टीमेट ट्रुथ इज यू सपोज टू नो योरसेल्फ, है ना। तो ये एक बेस जो अभी की भी लाइफस्टाइल, और मुझे लगता है कि पहले भी ऐसा ही होता होगा कि पहले अपनी लोग मटेरियल लाइफ को सेटल करने के बाद ही ये सब चीजों पे आते होंगे, क्योंकि चारवाक में ये बोलते हैं कि आप सब कुछ मतलब इंजॉय करो, और इसमें भी जब पता चलता है एट द एंड कि इसमें भी खुशी है ही नहीं। आप एक चीज, आप जैसे आपने बताया कि ये ना एक चॉकलेट खाया, उससे भी आप 10 चॉकलेट खा लो तब भी आपको एक पूर्ति नहीं मिलती है, एक पूर्णता नहीं मिलती है। फिर आपको क्रेविंग होती है एक नमक वाला खाने का। अगर मीठा मीठा खाते रहो तो थोड़ा सा होता है कि नहीं अब मैं नमक खा लूं, फिर नमक के बाद फिर से मीठे की क्रेविंग होती है, तो वो पूर्णता नहीं मिलती है। तो सेम मटेरियल लाइफ में भी यही होता है कि आप बहुत सारी चीजें ले लो, लेकिन वो जब मिल जाए तो उसके बाद और कुछ क्रेविंग होती रहती है। तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि देयर समथिंग लाइक हायर ट्रूथ और समथिंग, है ना। या मे बी एक्चुअली वर्ड्स के बारे में, पूरा जो हमारा एक्सपीरियंस वर्ड है, इसके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाई गई। सब जो कहानी सुना रहे हैं वही अलग अलग फिलॉसफी है, वही अलग अलग दर्शन है। सबका इस वर्ड को, जो एक्सपीरियंस वर्ड है, उसको देखने का अपना एक तरीका है। आपको जो तरीका समझ में आ जाता है, आप उसको फॉलो करने लगते हैं, तो आप उस फिलोसफिकल स्कूल्स के पार्ट हो जाते हैं। तो उसमें से एक फिलोसफिकल स्कूल है चारवाक, जो कि ये मानता है कि यही दुनिया एग्जिस्ट करती है, और हैप्पीनेस जो कि सेंस ऑर्गन के थ्रू, हमारे कंजम्पशन के थ्रू जनरेट होता है, ये एक आइडिया है।
बट अगर आप पूरे इंडियन फिलॉसफी को देखने की कोशिश करें तो वो ये मान के चल रहा है कि सबके लिए सबका कॉन्शियसनेस लेवल अलग है। ये फुलफिलमेंट की बात नहीं है, ये कॉन्शियसनेस लेवल की बात है। ऐसा नहीं है कि जो शंकराचार्य हैं या जो वेदांत को फॉलो कर रहे हैं या जो सांख्य को फॉलो कर रहे हैं बहुत रिच लोग, उनकी सारी डिजायर फुलफिल हो चुकी है, ऐसा नहीं है। ओह अच्छा। बस ये मैटर क्या है कि एक इंडिविजुअल का कॉन्शियसनेस लेवल कहाँ पे है। जैसा उसका कॉन्शियसनेस लेवल होगा वो बाह्य वस्तु को, बाह्य जगत को उसी लेवल पर देख पाएगा। तो चारवाक फिलॉसफी है, उनका कॉन्शियसनेस लेवल इस लेवल पर है, वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता है जो देहात्म बुद्धि रखते हैं। वन हु बिलीव देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन फिजिकल बॉडी एंड सोल। चारवाक दर्शन के बारे में कहा जाता है, उन्होंने लिखा भी है कि चैतन्य विशिष्ट देह आत्मा, द बॉडी विच इज फुल ऑफ द कॉन्शियसनेस, दैट इज अ सोल। सोल इज नॉट सेपरेट। जब तक आपकी चेतना का स्तर यहां तक है कि आप उसको शरीर के साथ संयुक्त मानते हैं, अनसेपरेटेड मानते हैं, उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता ऐसा मानते हैं, तो तब तक क्या है, तब तक आप हमेशा भौतिक संसार में आप मटेरियलिस्टिक वस्तुएं आपको लालायित करती रहेंगी, आप उसी के पीछे भागते रहेंगे, उसकी जरूरत नहीं। ये नहीं है कि जब आपका ये फुलफिल हो जाएगा, ये कभी फुलफिल नहीं होगा। आपकी सेंसरी डिजायर कभी फुलफिल नहीं हो सकती। सुंदर चीजें देखना, आप कितना भी सुंदर देख लीजिए, हमेशा देखने की इच्छा बनी रहेगी। आप कितना भी अच्छा खा लीजिए, हमेशा अच्छा खाने का बना रहेगा। आपके पास बड़ी से बड़ी गाड़ी है, लेकिन और बड़ी गाड़ी चाहिए होगा, उससे बड़ा टूल चाहिए होगा। अभी जो दुनिया में सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, उनके ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आगे काम करना बंद कर दिया, अभी भी काम कर रहे हैं और मटेरियल वर्ल्ड में ही काम कर रहे हैं। उनके पास सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, व्हाटएवर अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स और द कंजम्पशन, वो कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी डिजायर है ना। ये जो डिफरेंस है ये कॉन्शियसनेस लेवल का है। एक हिंदी में कहावत है कि जरूरतें जो है वो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं और इच्छाएं जो है वो बादशाहों की भी नहीं पूरी। तो जो डिजायर है वो कभी फुलफिल नहीं हो सकती। ये बात कब समझ में आएगा, जब आपका कॉन्शियसनेस लेवल इससे थोड़ा ऊपर, जब आप अपने आप को बॉडी से सेपरेटेड देखने लगे। तो जो बेसिक प्रॉब्लम है चारवाक फिलॉसफी के साथ और कंटेम्परेरी वर्ल्ड के साथ भी, वो ये है कि वो अपने आप को सेपरेट करके नहीं देखते हैं कि कॉन्शियसनेस को क्वालिटी मानते हैं बॉडी का। अभी भी जितनी हमारी रिसर्च हो रही है, जितने हमारे अभी काम हम कर रहे हैं, और इसीलिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ज्यादा दिख रहा है। सब लोग मटेरियलिस्टिक इसीलिए दिख रहे हैं कि वो रियली मानते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस यही है। जब हमको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि नहीं, आई एम नॉट द बॉडी, उसके बाद फिर ये एक्सपीरियंस होगा आई एम नॉट, तो फिर क्या होता है, इसके बाद का जो लेवल आता है वो लेवल आता है कि आप बॉडी से तो अपने आप को रिलेट नहीं करते, अब अपने आप को आप किसी और चीज से देखते हैं, माइंड से। अब तो वो जो लेवल है, फिर उससे आप आगे बढ़ेंगे, फिर उससे आप आगे बढ़ेंगे, तो जैसे कॉन्शियसनेस का लेवल आपका बढ़ता चला जाता है, तो अब अपने आप को आप एक फील करते हो नॉन डुअलिटी। एक मूवी है लूसी, फिलहाल वो सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल उस सेंस में नहीं दिखाया गया है, बट मैं एक पॉइंट उसमें दिखाना चाहता हूँ कि उसमें दिखा रहा है कि एक ड्रग्स यूज करती है लेडी, फिर वो जब उससे उसका ड्रग्स जैसे ज्यादा कंजम्पशन होता रहता है, उसके ब्रेन का जो पावर है वो ज्यादा मात्रा में यूज करने लगती है। जब वो 100% अपना ब्रेन यूज कर लेती है तो वो इनविजिबल हो जाती है, वो हर जगह पहुंच जाती है। तो क्या है कि जो हमारी कैपेसिटी है, जो कॉन्शियसनेस लेवल हमारा 100% हम जब अचीव कर लेंगे तो हम आइडेंटिकल हो जाएंगे किसके साथ, पूरे यूनिवर्स के साथ, पूरे एग्जिस्टेंस के साथ। ये एक जर्नी है
और ये जरूरी नहीं है कि जो गरीबी में पैदा हुआ, जो लैक ऑफ रिसोर्सेज में पैदा हुआ, उसका कॉन्शियसनेस लेवल नीचे हो, ऐसा जरूरी नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो बहुत ही लग्जेरियस लाइफ जी रहा हो उसका कॉन्शियसनेस लेवल है वो ऊपर नहीं। यहाँ तो कहानी है कि आप साधना के द्वारा इस कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाते हैं। जितनी ज्यादा आप साधना करते जाते हैं उतना आप अपने आप को पहले शरीर से, फिर मन से, फिर बुद्धि से, अहंकार से अलग होते चले, फिर आप अपने मूल स्वरूप को जो जानते हैं, तो मूल स्वरूप जो है वो यूनिवर्सल है, जो एनर्जी के फॉर्म में है, वो ब्रह्म है। तो अयम आत्मा ब्रह्म, ये बोध हो जाता है। और ये बोध हम कंपेयर करके नहीं बता सकते, क्योंकि वहां डुअलिटी नहीं है, वो एक अलग लेवल का बोध है। तो ये एक चीज है। तो ये जो डिफरेंस है वो कॉन्शियसनेस लेवल का डिफरेंस है। जैसे बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो हर चीज को टेस्ट, उसका एक सेंसरी ऑर्गन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, वो था माउथ। क्योंकि सबसे पहले माँ उसे फीडिंग कराती है, तो वो वही डेवलप होता है। तो जब भी उसे कोई चीज देखने मिलता है वो सीधे मुंह में डालता है। फिर वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो अलग और सेंस ऑर्गन्स का यूज करने लगता है। देख के, ये बच्चे होते हैं ना, तब तक नहीं मानते जब देखते नहीं। अभी हम लोग भी बचपना करते, कई बार हम उस बात को नहीं मानते जिसको हमने देखा नहीं। तो फिर आपका जब स्तर और बढ़ता जाता तो आपको समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम परसीव नहीं कर सकते। इवन जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, इसकी एक लिमिट है। बहुत सारे साउंड है जो ह्यूमन नहीं सुन सकते, बट वो एग्जिस्ट करते हैं। जब हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की तो हमको पता चला ह्यूमंस के अलावा और बहुत सारे क्रिएचर हैं जो उसको सुन पाते हैं। फिर टेक्नोलॉजी से हम उन भी ध्वनियों को सुन पाए जो हमारे बियॉन्ड थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं देख सकते। देखने के लिए एक लिमिट है कि जब वो इस फॉर्म में होगा तभी हम देख पाए। फिर हमने उसको बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की, फिर हम उन चीजों को देख पा रहे हैं। तो उसी तरीके से अभी बहुत कुछ हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं, परसेप्शन का पार्ट नहीं है। इट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो है, वो वास्तविक है। कई बार तो वही वास्तविक। जैसे ये जो कलर दिख रहा है पेंसिल का, एक्चुअल में इसका कलर ये नहीं है। इसलिए दिख रहा है कि किसी भी चीज का कलर, क्योंकि वो लाइट इंपैक्ट डाल रहे हैं। आप हमको जैसे देख रहे हो, हम आपको जैसे देख रहे हैं, वैसे नहीं पड़ रहा। रेटिना में चीजें उल्टा पड़ती, फिर वहां से लेंस लगा हुआ जो फिर से सीधा करता है। इतना सब तो अब हम देख सुन के समझ पाए हैं ना, बेसिक फिजिक्स के द्वारा हम ये सब जान पाए। तो दुनिया जैसी दिख रही है वैसी है तो नहीं। तो जब वैसी नहीं है तो जैसी है सॉरी वैसे हमें एक्सेप्टेबल नहीं, हमें उसमें मजा नहीं आ रहा। हमने इसी दुनिया में, हमारा कॉन्शियसनेस लेवल ये है, हमने इसी दुनिया में अपनी एक संसार बनाया, यही हमारे सपने की दुनिया है, यही इसीलिए हम सब कुछ किए जा रहे हैं। और कोई अगर आके कह रहा है कि नहीं 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 ये ऐसे नहीं है, ये रियल नहीं है, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मैं किसी फिलोसोफर्स, मैं किसी बाबा, मैं किसी धार्मिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स ये कह रही है दुनिया जैसी आपको दिख रही वैसी नहीं। आपको मैं जैसे देख रहा हूँ आप वैसे नहीं हो। वो लेंस का पूरा गणित है, वो लाइटिंग का पूरा सिस्टम है, बहुत सारे वेव्स का सिस्टम। इवन हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हम हैं जैसे, है ना, हम मिरर में देखते हैं अपने आप को। मिरर में देखते, हम अपने आप को कभी नहीं देख सकते। तो इसलिए हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक इमेजिनेशन है खुद के बारे में, इस दुनिया के बारे में। हम उसी इमेजिनेशन में जी रहे हैं और हम उसको टूटने से डरते हैं। इसीलिए फिलॉसफी कई बार कही जाती है सबको नहीं पढ़ना। आप एक मेंटल कैपेसिटी जब आप में होगी तभी आप उसको समझ पाइए। नहीं तो जैसे लोग कहते रहते, अरे शंकराचार्य तो कहते दुनिया मिथ्या है, दुनिया है ही नहीं, हम तो इसमें जी रहे हैं, कैसे नहीं है दुनिया। लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोग बोलते हैं। तो शंकराचार्य नहीं कह रहे, फिजिक्स कह रही है
कि जो जिस दुनिया में तुम जी रहे हो, जिस तरीके देख रहे हो, दुनिया उस तरीके से नहीं है। शंकराचार्य तो जो कह रहे हो तो कह ही रहे हैं। आप फिजिक्स में तो भरोसा कर रहे हो ना, जिसने आपको ये टूल बना के दिया, ये टेक्नोलॉजी बना के दी, वो कह रहा था नहीं ऐसी नहीं है दुनिया जैसी आप जी रहे हो। बट हम इस कल्पना में जीना चाहते हैं। सौंदर्य कल्पनाओं में है, एस्थेटिक सेंस हमेशा इमेजिनेशन में होता है। अब उसको हम उस फॉर्म में देख रहे हैं, वहां हमको अच्छा लग रहा है, उसी तरीके से हम जीना चाह रहे हैं, उसी से हमारी इच्छाएं पैदा हो रही हैं। ये जो पूरा डिफरेंस है, ये जस्ट डिफरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जैसे चार्वाक दर्शन ने ये बोला कि मतलब हमें नहीं पता कि मरने के बाद क्या होगा, इस यही जीवन मिला हुआ है और यही शरीर है, ये खत्म हो जाएगा तो इसके साथ हमारी चेतना भी खत्म हो जाएगी, तो उसको जी लो जितना टू योर फुलेस्ट जी लो। तो जो उसका काउंटर आता है जिसे और दर्शन हो गए, जिसमें वो काउंटर बोलते हैं कि नहीं पुनर्जन्म होता है, रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, ये आपके बाद के लिए भी काम आते हैं, ऐसे करके मतलब बहुत सारे और चीज़ें बताई गई हैं दर्शनों में। तो वो कैसे बताते हैं कि आपको कैसे जीना चाहिए? मतलब एक चार्वाक ने बताया कि हाउ टू लिव अ लाइफ, और फिर और दर्शन है उनमें उन्होंने क्या काउंटर दिया कि नो दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ लिविंग, यू आर सपोज टू लिव इन सर्टेन रूल्स या ऐसे और रूल्स में। तो उसका क्या काउंटर निकला था? एक्चुअली चार्वाक फिलॉसफी क्या मानता है कि परसेप्शन इज द ओनली सोर्स। तो जो हमें दिख रहा है वही हम मानेंगे। तो क्या ईश्वर हमें दिखते हैं? नहीं, तो हम ईश्वर को नहीं मानेंगे। क्या स्वर्ग नरक हमें दिखते हैं? नहीं, हम नहीं मानेंगे। आफ्टर लाइफ दिखती है? नहीं। बिफोर लाइफ दिखती है? नहीं, तो हम नहीं मानेंगे। तो फिर कहा गया अच्छा वेदों में लिखा गया है, तो उन्होंने कहा कि वेद पंडितों ने लिखे हैं और खुद के स्वार्थ के लिए लिखे हैं, तो ये प्रमाणिक नहीं है, उसके चक्कर में मत पड़े। तो कैसी लाइफ जीनी है? ऐसी लाइफ जीनी है जिसमें प्लेजर हो, और प्लेजर हमेशा रिसोर्स से मिलेगा, आउटर रिसोर्स से मिलेगा, और उसके लिए आपको जो है क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अर्थ। तो अर्थ चाहिए। ये उन्होंने अपना एक आइडियल लाइफ सेट किया कि इस तरीके से लाइफ जीनी। उसके काउंटर में ऑलरेडी लाइफ चल रही थी, बहुत सारे काउंटर आर्गुमेंट चल रहे थे, बहुत सारे लोग जीवन जी रहे थे। तभी उन्होंने कहा ना कि ये लोग जो मानते हैं कि पहले ये आइडिया था कि अगर आपने लोन लिया है किसी का तो उसे वापस करना पड़ेगा, अगर आप वापस नहीं करते तो आपको अगला जन्म में आके देना पड़ेगा। तभी वो कह रहे हैं नहीं नहीं, अगला जन्म नहीं होता है। भस्म भूत से देना पुनरागमा कुता। जब ये शरीर तो नाशवान है, चल जाएगा, तो फिर कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये बिलीफ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, लोग जी रहे थे। उसी बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो इस तरीके की आइडिया को फॉलो कर रहे थे, प्रोपोगेट कर रहे थे। अब दोनों का कॉन्शियसनेस लेवल अलग था। ये भी जरूरी नहीं है कि जो शंकराचार्य को फॉलो कर रहा है उसका कॉन्शियसनेस लेवल शंकराचार्य के लेवल का हो गया, या वो देहात्म बुद्धि वाला नहीं है। कई बार बहुत सारे आइडिया हमको पैसिनेट करते हैं, बट हम उस लेवल पर जी नहीं रहे होते। तो जो अदर्स थे उन्होंने जीवन को लेकर उन्होंने बताया, सबसे पहली बात ये होती है कि वो सबसे पहली बात ये होती है कि ये जीवन, ये संसार ही एकमात्र संसार नहीं। आपकी शुरुआत आपके माँ के गर्भ में आने से शुरू नहीं हुई, इससे पहले की भी यात्रा है। आप एक यात्रा में हैं, इससे पहले भी हैं, और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद भी आपकी यात्रा जारी है। एक ये बात थी जो लगभग सभी मान रहे, चार्वाक को छोड़ के इवन जैन भी मान रहे थे और बुद्धिस्ट भी मान रहे थे। ये एक जर्नी है जो यहां से स्टार्ट नहीं हुई है और यहां खत्म भी नहीं हुई। तो फिर अब जर्नी है, तो जो हमको एक्सपीरियंस हो रहा है लाइफ, उसके पहले की लाइफ और बिफोर लाइफ और आफ्टर लाइफ के बारे में जो बातें की गई, वहां हमारी जर्नी कैसे होगी, वो कैसे जीना पड़ेगा, तो उसको मैनेज करने के लिए जो बिफोर लाइफ थी, जो पहले का था, जो प्रारब्ध है, उसे तो आप नहीं परिवर्तित कर सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसके अनुसार आचरण करके आप आगे आने वाले चीजों को बना सकते हैं। आप अपने कॉन्शियस लेवल को इस लेवल तक उठा सकते हैं कि आपको यही संसार, यही भोग में ही न उलझे रहे। एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि यार क्यों चाहिए मोक्ष, मुझे यही मजा आ रहा है। तो हम
अगर जो चारवाक कह रहा है कि सारे रिसोर्स ला के दे दो, सबको सब इंजॉय कर रहे हो, सबको सारा सुख मिला हो, सारी सुविधाएं, तो हम इस पे क्यों ना फोकस करें कि सबको सारी सुविधाएं दे दी जाए, सबको दे दी जाए, जितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं वो जो चाहते हैं हर चीज उनको दे दी जाए, तो हमें क्यों चाहिए मोक्ष। बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत गुड साउंड होता है, बात बिल्कुल सही है। जैसे हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, बहुत तरीके के कार्ल मार्क्स वगैरह ने इसी तरीके की बात की कि प्रॉब्लम एक्चुअली स्टेट की वजह से है, जो रिसोर्सेज है उसके सही से डिवीजन नहीं हुए, इसके वजह से है, सही से डिवाइड कर दिया जाए तो सब सुखी हो जाएंगे, इस तरीके की। बट ये एक रोमांटिसिज्म है। क्या जिसके पास रिसोर्स अवेलेबल है, सबसे ज्यादा अवेलेबल है, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्या वो सुखी है? नहीं। एलन मस्क जिनके पास इतना ज्यादा रिसोर्स है, उनका बच्चा अपना जेंडर चेंज करा रहा है, उनकी बच्ची एक शेयरिंग अपार्टमेंट, एक शेयरिंग रूम में रह रही है, उनकी वाइफ उन्हें छोड़ के जा रही है, उनके एम्प्लॉय खुश नहीं है उनसे उनके एम्प्लॉय खुश नहीं है। तो है क्या एलन मस्क खुद ही नहीं खुश है? वो खुद वो जो एक तरीके की आइडियोलॉजी है जहां जेंडर चेंज कराने की बात, वो उसके इतने अगेंस्ट है, वो गे सोसाइटी के अगेंस्ट में है। तो अगर सारे रिसोर्स दे दिए जाएं तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि फिर भी लोग सुखी नहीं हो सकते। इट मीन्स कि गालिब उम्र भर गलती यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं शीशा साफ करता रहा। मतलब प्रॉब्लम कहीं और है और हम सोल्यूशन कहीं और ढूंढ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। रिसोर्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसे किया जाना चाहिए, मैं इसे नहीं डिनाई कर रहा, बट ये सोल्यूशन नहीं है सारी समस्या। क्योंकि जो हमारी मनोजनिक समस्याएं हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो प्रॉब्लम है, वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि ये प्रमाण है ना कि एलन मस्क या उनके जैसे जो दुनिया के सबसे ज्यादा रिसोर्स पर्सन्स हैं, वो सुखी नहीं है। या उनका भी छोड़ें, अगर अपनी लाइफ में देख लें तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ तो बहुत, जो जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है उनसे तो फार बेटर है, बट फिर भी हम लोग और चीजें एक्वायर करने में लगे रहते हैं कि नहीं मेरे को 2 घर और चाहिए, या मेरे को 4 बेडरूम वाला घर चाहिए। तो अपना ही एग्जाम्पल लेके खुद से सीख सकते हैं, दूसरों का मतलब ये लोगों के उसमें मन में रहता है ना कि इट्स इजी सेड देन डन, इट्स इजियर सेड देन डन, कि आप तो ऐसा बोल रहे हो कि पैसा वाला वो खुश नहीं है, क्या पता वो तो इतने खुश होंगे, हमें क्या पता, बट वी कैन हैव आवर ओन एक्सपीरियंस थ्रू आवर सीइंग आवर ओन एक्सपीरियंस, नो कि आप खुद ही अपनी लाइफ ही देख लो आप। नो डाउट हर किसी के पास खुद का एक्सपीरियंस है। एलन मस्क की लाइफ कैसी है, सुखी है दुखी है, ये तो आपके लिए कहानी हो सकती है, बट आप अपनी लाइफ में तो जानते हैं जो कल आपके लिए सपना था आपने उसे अचीव कर लिया, क्या आप सुखी हो गए? तो आप इस अंधी दौड़ में कब तक दौड़ेंगे? तो फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे एक्सपीरियंस से ये है, तो हमें अपने कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि हम सेटिस्फाई नहीं है। हमको सारे रिसोर्स भी दे दिए जाएंगे तब भी हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, इसलिए हमें अपने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ये करना है, शांति के लिए करना है। जो उसी में सेटिस्फाई हो वही रहे, उसके लिए ये नहीं है। ज्ञान सबके लिए नहीं है, सबको कॉन्शियसनेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर जिज्ञासा है, जो परेशान है, जो संतुष्ट नहीं है, उसी के लिए बातें। इसीलिए ज्ञान विद्या ये सारी सबके लिए नहीं थी। तो जिसको इसकी जिज्ञासा हो रही है वो आएगा, वही इसको ढूंढ सकता, पा सकता। अब जैसे हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बच्चों को फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, वही फिलॉसफी जिससे लोगों को ज्ञान हो गया, पर बच्चों को क्या, हमको ही उस स्तर का बोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम केवल शब्द के स्तर पर खेल, हमको नहीं जानना है कि ब्रह्म क्या है, और तब जबरदस्ती जब हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हैं
जब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हुई नहीं हो तब हम बता रहे हैं ब्रह्म क्या है। तो जिसको जिज्ञासा हुई ही नहीं हो ब्रह्म क्यों जाने, उसको तो परीक्षा में लिखने के लिए सर बता दीजिए कैसे आंसर लिखना है, किस पे आप नंबर देंगे, वो इस स्तर पर अटका हुआ है। कि जिसकी अभी देहात्म बुद्धि वाली चेतना है उसको संसार ही चाहिए, उसका वही समाधान है। लेकिन जो संसार के इन चीजों से ऊब गया है उसके लिए है और दर्शन, उसके लिए है सांख्य, उसके लिए है न्याय, उसके लिए है बौद्ध, उसके लिए जैन, उसके लिए वेदांत। जिसे संसार ही चाहिए उसके लिए चार्वाक ही है, वही समझ में। और जब चेतना का स्तर कई कारणों से होता है, कई बार आप इतना भोग करते हैं वहां से वैराग्य पैदा होता है, कई बार स्वतः कुछ देख के आपके अंदर वैराग्य पैदा हो जाता, कभी भी पैदा हो सकता, कारण पैदा हो सकता। कई बार आपको कारण समझ में नहीं आता है कि क्यों आपको आपके अंदर ये इच्छा जिज्ञासा हो। जैसे आप हैं, आपकी फिलॉसफी में रुचि है, आपने बीटेक किया, आप जॉब करते हैं, कहाँ फिलॉसफी, क्या लेना देना उसको। आपके अंदर कुछ संस्कार थे जिससे आपके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होगी, आप उस तरीके का जीवन, उस तरीके की चीजें जी रही। सांसारिक जीवन जीने के साथ साथ भी आपके अंदर कई जिज्ञासाएं हैं, जानने की इच्छा। अगर आपकी इच्छा नहीं होती तो आप भी हमारे क्लास के कई विद्यार्थियों के तरीके से बस ये ढूंढ रहे होते कि आप ये बताइए कि आप नंबर किस आंसर पे देंगे, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं। सही बात है। और कोई जिज्ञासा आ जाए। हाँ नहीं, मेरे को वही लग रहा है कि जब तक अंदर से क्यूरोसिटी नहीं आती है तो इंसान जान ही नहीं सकता है। तो लेकिन मेरा ना ये मेरा एक डाउट रहता था हमेशा कि है ना, जब तक इंसान की बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो जाती है तब तक वो इस हायर क्वेश्चन की तरफ जाता नहीं है। बट आपने बहुत ब्यूटीफुली समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो एक दूसरे लोअर ग्रेड में भी आया हो, मतलब जिसकी इतनी फुलफिल नहीं हो पाती है बेसिक नेसेसिटीज, उनके अंदर भी आ जाता है। और ये ओनली बिकॉज कि आपके पास्ट कर्मास होते हैं, जैसे हमारे जो भी आस्तिक दर्शन है उसमें बताया गया है कि आपका पुनर्जन्म में भी होता ही है, तो जो प्रारब्ध और पीछे से जो चले आ रहे होते हैं उसके वजह से भी आ जाता है। ये मेरे अंदर एक बहुत बड़ा मिथ था जो कि आज बस्ट हुआ है। नहीं मैम, केवल आपके अंदर ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। हमारे पास उपनिषदों में सत्यकाम और जबाला की कहानी, अच्छा, वो दोनों समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति। जबाला जो उसकी माँ है वो सबके घर में सेवा करने वाली है, सत्यकाम को ब्रह्म जिज्ञासा हो रही है। तो जो बेसिक नेसेसिटीज नहीं फुलफिल हो पा रहे हैं फिर उनको हो रही। कबीरदास जी समाज के सबसे निचले वर्ग में, समाज से बहिष्कृत व्यक्ति। तुलसीदास रोजी रोटी के लिए, उनको मतलब रोजगार नहीं मिल रहा था, खाने के लिए फुलफिल नहीं हो रहा, इतने बड़े संत हो रहे हैं, ऐसे ग्रंथ लिख रहे हैं। तो ये केवल जो चेतना का स्तर है वही इसको निर्धारित करता है। जब आपके अंदर जिज्ञासा हो रही है इसका मतलब आपकी चेतना का स्तर बढ़ रहा है, तभी आप जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, चाहे वो संसार को लेकर हो चाहे वो संसारेतर जिज्ञासा। जब आप जानना चाहते हैं ये पेंसिल पहली बार किसने बनाई, ये जिज्ञासा पैदा हुई, मतलब अब आपका स्तर केवल इसके उपभोग तक नहीं बचा, आपकी चेतना उससे ऊपर बढ़ रही है। ये जो सामान्य मान्यता, बहुत सारे लोगों की ये मान्यताएं हैं कि भाई बेसिक चीजें जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक आप आगे चीजें नहीं जा सकती। तो वो तो कभी उसका एंड नहीं है मटेरियल। हाँ, तो भाई बेसिक चीजें सबके लिए अलग है ना। आप अमेरिका में बैठी हैं, अमेरिका में गरीबी का पैरामीटर दूसरा है, इंडिया में गरीबी का पैरामीटर दूसरा है। तो अमेरिका में गरीबी का पैरामीटर है कि एक इंडिविजुअल के पास अपनी कार होनी चाहिए, अपनी एक फिक्स एरिया है जिसमें उतना घर होना चाहिए, तब गरीब होगा। इंडिया में आप खाना खा ले रहे हो, इतनी कैलोरी अगर आपको मिल जा रही है तो आप गरीब नहीं। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स अगर देखते हैं, अरे अमेरिका में भी तो इतने % गरीब है, भारत में बस इतने ही अंतर है। नहीं, दोनों की गरीबी की डिफिनेशन भी है। तो उसी तरीके से जो हमारी जिज्ञासा है, हमारा चेतना का स्तर है, जब जैसे बढ़ता जाए, तो जब हम भोग करते जाएं, भोग अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं। राजा जनक है, राजा है, उन्हें भी विधेय कहा जा रहा है। भोग आपके लिए उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति
दोनों आपके चेतना के स्तर को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते। आप संसार में बहुत ज्यादा ऐश्वर्यवान होकर भोग में लिप्त रहकर भी आपका चेतना का स्तर उठ सकता है और आप और निम्न भी हो सकता है। ये एक भारतीय चिंतन की दृष्टि है जो इस तरीके से चीजों को देखती है। नहीं सतीश जी, हम अपने आखिरी मतलब आ गए हैं पॉडकास्ट के एंड में। बस एक आखिरी सवाल रखते हैं कि जैसे कि अभी जो लाइफ अभी 2025 में लोगों की लाइफ चल रही है, तो यहाँ पे आप क्या लगता है कि इंसानों को जिस हिसाब से हम ही लोग है ना काफ़ी मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ गई है चारवाक फिलॉसफी के बारे में जानने की कि इट्स नॉट दी एंड कि आप जितना कंज्यूम करते रहोगे कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इट्स लाइक रियली इम्पोर्टेंट टू रीड अबाउट चारवाक फिलॉसफी, है ना? कि नो डाउट कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो आइडिया है बेसिक कंजम्पशन का, ये कंजम्पशन हमको जो इसके पीछे का आइडिया, हम कंजम्पशन क्यों इतना ज्यादा कंजम्पशन पर के पीछे पड़े हैं, क्योंकि इसके पीछे एक आइडिया काम करता है कि कंजम्पशन से हमें हैप्पीनेस मिलती है, कि उपभोग से ही सुख मिलता है। ये जो आइडिया है उस वजह से हम उपभोग के पीछे पड़े हुए हैं। अगर हमको ये पता चल जाए और मानने लग जाए कि उपभोग से सुख नहीं मिल रहा है तो हम उसके पीछे नहीं भागेंगे। तो इसे समझना चारवाक दर्शन के लिए जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी जैसे कई बार एक जनरल परसेप्शन और बनता है कि हम बहुत ज्यादा मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है। आज हम 8 बिलियन से ज्यादा हमारी मानव की जनसंख्या पूरे पृथ्वी पर है, तो सब तरीके के लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, बहुत सारे लोग जो तत्वबोध की तरफ जो क्यूरियोसिटी है कि व्हाट इज रियलिटी, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोग लगे। मे भी वो तरीका एक साइंटिफिक तरीका है जो हर चीजों को भौतिक रूप से एनालाइज करके जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्वांटम फिजिक्स की बात फिजिक्स के बाद ही तो कर रहे हैं ना। फिजिक्स में जब इतना समझे तब कॉन्शियसनेस लेवल वहां तक पहुंचा जहां हम क्वांटम की बात कर रहे हैं। हम एआई और रोबोटिक साइंस दोनों को मिलाकर एक ऐसा रोबोट, एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो लगभग हमारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। वो हमारा एक अल्टरनेटिव होगा, हमारा सारा काम कर रहा होगा। तो अभी जो हम अपने रूटीन वर्क के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब वो काम मशीन करने लगेंगी तो शायद हम अपने अंदर के चीजों को जो बियॉन्ड द बॉडी है उसको और एक्सप्लोर करें, उस पर और टाइम दें। तो हमें एक अलग नजरिया भी रखना चाहिए इन सारी चीजों को लेकर। और ऐसा नहीं है, अगर हम भी 2025 में हैं, आप भी 2025 में, हम भी आज इस तरीके के मुद्दे पर बात कर रहे हैं जहां पर लोग रॉक पॉप और ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है हम लोगों की बहुत कम है, हम तरीके के विचार कम लोग कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। इन्हीं पूरे माहौल में जहां पर एक शोर शराबे भरी जिंदगी है, वहां पर हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वहां पर हम ये बातें कर रहे हैं कि चेतना का स्तर क्या है, क्या नहीं। और हम ही नहीं कर रहे हैं, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हम एक सदिच्छा के साथ और ये मानते हैं कि चारवाक को समझना जरूरी है। चारवाक को इसलिए समझना जरूरी है कि हम अपनी स्थिति को समझ पाए कि जो हम भोगवादी प्रवृत्ति में लगे हैं, जो हम इस बात को समझ रहे हैं या ये समझ कर कि हमें जितना भोग करेंगे उतना सुख उत्पन्न होगा, उसके कॉन्फ्लिक्ट को समझ पाए कि ऐसा है नहीं। और हमें ये सारी बातें हमें एक्सपीरियंस है, किसी और से नहीं पूछने की जरूरत। बस हमें कई बार हम अपने एक्सपीरियंस को ही नहीं रियलाइज कर पा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्शियसनेस लेवल को इतना डाउन करके हमने रखा है कि रियलाइजेशन ये भी नहीं है कि हम अपने एक्सपीरियंस को ही नहीं रियलाइज कर पा रहे। सच में हमको इससे मजा नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात। थैंक यू सो मच सतीश जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने चारवाक फिलॉसफी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू राधा जी।